सो क्लास थॉमस हार्डी की द मेयर ऑफ कासर ब्रिज के 11 चैप्टर हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके थे, जहाँ पर हमें ये पता चला था कि इन 18 ईयर्स में हेंचार्ड जो हैं वो मेयर ऑफ कासर ब्रिज बन चुके हैं। न्यूजन को डेड समझा जा रहा है। सुजैन जो है वापस कासर ब्रिज आई है एलिजाबेथ जेन के साथ, और दे आर प्लानिंग टू मैरी ईच अदर। सुजैन और हेंचार्ड मैरिज करना चाहते हैं, और एलिजाबेथ को यही पता है कि वो न्यूजन की बेटी है, और ये सेकंड मैरिज है उसकी मदर की। उसे सुजैन के पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता। इन बिटवीन एक यंग मैन फारफ्री से भी उनकी मुलाकात होती है। एलिजाबेथ कहीं ना कहीं उसे लाइक कर रही है। फारफ्री एक स्कॉटिश पर्सन है जो कि हेंचार्ड के यहाँ एज अ मैनेजर जो है ज्वाइन कर रहा है फिलहाल। ठीक है, कर चुका है। और अब चैप्टर 12 हमें स्टार्ट करना है। Henchard complicated situation. When Henchard went home, he found Farfree busy in office. Overcome by his solitariness and by his new friendship, Henchard explained to Farfree his own awkward situation. How he sold his wife in a fit of drunkenness. Later on, he had compromised with the young women as he was afraid that his first wife was living. There was a risk of second marriage, yet the young lady was prepared to take the risk. But the strange coincidence was that the first wife came on the scene that very day. Natural solution was that he should accept his first wife and express his inability to the second. Henchard therefore asked Farfree to sketch the letter and decided to send it along with the decent check to Lucetta. अब यहाँ पर मैरिज तो डिसाइड कर ली गई है सुजैन के साथ, लेकिन अभी भी कुछ एक क्रिटिकल सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेशन है। क्या है? हेंचार्ड के इन बिटवीन दीज 18 ईयर एक सेकंड विमेन से अफेयर स्टार्ट हो गया था जिसका नाम था लुसेटा, और लगभग वो मैरिज करने ही वाले थे विद इन 1 और 2 डेज जिस दिन सुजैन यहाँ पर आई। हेंचार्ड अब इनकेपेबल है लुसेटा से मैरिज करने के लिए। अब वो अपनी इस कंफ्यूजन को बता रहा है फारफ्री को, बताता है उसे कि किस तरह से उसने 18 ईयर पहले जो है अपनी फर्स्ट वाइफ को अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल सेल कर दिया था, और उसके बाद जो है फर्स्ट वाइफ वापस ना आ जाए इस रिस्क से सेकंड मैरिज नहीं की थी। फिर भी एक यंग लेडी से उसकी अफेयर स्टार्ट हो गया, और वो यंग लेडी उससे मैरिज करने के लिए तैयार थी, ये रिस्क लेने को तैयार थी, और वो मैरिज कर भी लेते। लेकिन कोइंसिडेंस ये हुआ कि उनकी फर्स्ट वाइफ वापस आ गई। नेचुरल सॉल्यूशन तो यही था कि फर्स्ट वाइफ को वो एक्सेप्ट कर ले और इनएबिलिटी शो करे सेकंड के लिए। तो वो फारफ्री को कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक लेटर लिखो और एक चेक साथ भेज देना लुसेटा को मेरे डिसीजन के बारे में बताते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर वो फारफ्री से अपनी सारी बात जो है वो डिस्कस कर लेता है। चैप्टर 12 कंप्लीटेड। नाउ चैप्टर 13। हेंचार्ड कॉट सुजैन अगेन, दोबारा से मैरिज हो रही है। हेंचार्ड इंस्टॉल्ड Suzanne and Elizabeth Jane in a dainty little cottage which he had engaged for them. Then he paid them a first public visit and remained to tea with them. This was followed by subsequent visits so regularly and frequently that it was soon known to Casterbridge that Henchard was courting the widow Newson. People wondered why the masterful mayor had stooped so low, while he could have made up his pick from society women. Some of these adverse comments fell upon Henchard, but he heeded them not, his one passion being to right the wrong he had done to his wife, and to provide a comfortable home under his own roof to his daughter. अब हेंचार्ड और सुजैन की कॉर्टशिप स्टार्ट हो चुकी है। लोगों को ये लग रहा है, पब्लिक प्लेसेस पर जा रहे हैं तो लोगों को ये लग रहा है कि हेंचार्ड का अफेयर स्टार्ट हो गया एक विडो लेडी से। वे मेयर है, कोई भी अच्छी खासी वेल नोन स्टेटस की जो है विमेन जो है उससे कॉर्टशिप कर सकती थी, फिर ऐसी लो लेवल की लेडी को क्यों उसने चूज किया।
लेकिन और हेंचार्ड तक ये बातें पहुंच भी जाती है, कमेंट्स पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी हीड नहीं करता। ही डजंट पे अटेंशन टू देम। उसे सिर्फ एक ही पैशन है, क्या, कि मैंने बहुत पहले ही गलत कर लिया अपनी वाइफ के साथ, अब गलत नहीं करूंगा। उसे एक कंफर्टेबल होम दूंगा, एक खुद की छत दूंगा अपनी बेटी को। Suzanne remarries. Henchard fixed a day for the wedding and pressed upon the preparation for his reunion with Suzanne. She entered a carriage for the first time in her life when she drove to church on the appointed day. There, in the midst of a packed assembly, she was united once again with Henchard. तो चैप्टर 13 में फिक्स हो जाता है मैरिज का दिन, मैरिज की प्रिपरेशन होती है इन दोनों के रीयूनियन के लिए। कैरेज में सुजैन चर्च में जाती है, अब जो पर्टिकुलर डे अपॉइंट होता है उस दिन, और उस दिन जो है इन दोनों की अगेन मैरिज हो जाती है। यहाँ पर चैप्टर 13 कंप्लीट है। नाउ चैप्टर नंबर 14। द थ्री लिव टुगेदर। थ्री किसकी बात की गई है? हेंचार्ड, सुजैन और एलिजाबेथ जेन की। With Suzanne entry into her husband's large house began the late summer and pleasant time, the Martimas summer of Mrs. Henchard life. बहुत अच्छी गर्मियाँ थी ये उसकी लाइफ की, मिसेस हेंचार्ड बन के। Henchard was very kind and loving to her. Elizabeth Jane, too, was now blooming into beauty, yet was very cautious. She would not be too gay, for otherwise she may tempt Providence. सुजैन अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट स्पेंड कर रही है अपने हस्बैंड के साथ। एलिजाबेथ जो कि एक ब्यूटीफुल यंग लेडी के तौर पर जो है चेंज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी फालतू किसी से मुंह नहीं लगती है। हेंचार्ड सरप्राइज। Henchard once saw and remarked with surprise that hair of Elizabeth Jane was brown, not black, as Mrs. Henchard had said when she was a baby. Henchard also proposed that Elizabeth Jane should take the surname of Henchard. Though Susan did not object to it, she saw to it that Elizabeth Jane would voice it the difficulty. So the question of the name had to be postponed. अब एक दिन हेंचार्ड ने एक चीज नोटिस की कि एलिजाबेथ के बाल जो हैं ब्राउन कलर के हैं, ब्लैक कलर के नहीं हैं। लेकिन जब वो बेबी थी, छोटी बेबी थी, मिसेस हेंचार्ड ने खुद ही बताया था उसके बाल ब्लैक थे, फिर अब ब्राउन कैसे हो गए? डाउट क्लियर अभी नहीं हुआ यानी, और कुछ डाउट क्रिएट हो रहे हैं अभी। हेंचार्ड ये भी कहता है कि एलिजाबेथ जेन को अपना सर नेम जो है हेंचार्ड यूज करना चाहिए। सुजैन ऑब्जेक्शन तो नहीं करती है, लेकिन ये कहती है कि उसे बोलने में प्रॉब्लम होगी ये पूरा इतना बड़ा नाम, सो इस नाम का सरनेम का अटैच करना जो है ये बात तो पोस्टपोन कर दी जाती है। नाउ एलिजाबेथ एंड फारफ्री मीट। एलिजाबेथ क्योंकि पहले ही लाइक करने लगी थी फारफ्री को, अब उनकी मीटिंग हो रही है। एलिजाबेथ फारफ्री received a note by hand asking them to oblige the writer by coming at once to a granary on Durnover Hill. Elizabeth didn't know why she was called and whether the person calling was Farfree. Equally, so was Farfree puzzled. This meeting was an awkward one, and they suspected that somebody played a practical joke to bring them together. एलिजाबेथ और फारफ्री दोनों को एक नोट मिलता है और उन्हें कहा जाता है राइटर के द्वारा कि जो डर्नोवर हिल की ग्रेनरी है वहां पर आकर मिले। एलिजाबेथ नहीं जानती उसे किसने बुलाया, क्यों बुलाया, लिखने वाला पर्सन जो है फारफ्री है या कोई और है। इसी तरह से फारफ्री भी पजल है, उसे इन लोगों को ये मीटिंग अकवर्ड फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता है ये दोनों मिले। ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर 15, The rift between Henchard and Farfree. There was one Abel Whittle who was always late in coming to work. Abel Whittle की कैरेक्टर लिस्ट में हमने डिस्कशन की थी। हमेशा वर्क पर लेट आता था, थ्रू नो फॉल्ट ऑफ हिज, हालांकि उसका कोई फॉल्ट नहीं था। Henchard was sometime to swear and wanted to make an example of him. When Abel, in spite of Henchard warning, was found late. तो हमेशा हेंचार्ड उसे वार्न करता रहता था, लेकिन वो हमेशा लेट होता रहता था। हेंचार्ड ऑलमोस्ट कंपेल हिम टू कम टू वर्क इन अनड्रेस with only the shirt on.
He thus wanted to shame him. Porphyry didn't like it, and so he sent him back to his room. Henchard felt that his authority was challenged by his manager. Thus he began to be jealous of him. The incident was soon forgotten, though it rankled in his mind. So एबल जो है, जो हमेशा लेट होता था, हेंचार्ड उसे शेम फील कराने के लिए हमेशा कहता था कि खाली शर्ट में आओ, अनड्रेस करने की कोशिश करता था। अब फारफ्री को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, किसी को इंसल्ट करने का ये तरीका। वो क्या करता है, उसे रूम पर वापस भेज देता है। हेंचार्ड को ये चीज़ बहुत फील होती है कि मैं सीनियर हूँ उसका और मेरा मैनेजर मुझे अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। इस वजह से वो फारफ्री से जेलस फील करने लगता है और ये इंसिडेंट्स जल्दी ही भूल दिया जाता है, लेकिन उसके माइंड में तो बैठ जाता है इंचार्ज के कि मेरा मैनेजर होकर मेरी बात को टाल रहा है। नाउ चैप्टर नंबर 16, नेशनल रिजॉइसिंग। Mr. Farfree asked the permission of Henchard to celebrate a national event by setting up an entertainment of some sort. कोई नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता है फारफ्री हेंचार्ड की परमिशन से, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ। मिस्टर फारफ्री प्रपोज टू चार्ज सम एडमिशन फी टू इट, और ऐसा भी कहता है कि हम कुछ एडमिशन फी लेंगे, तो टिकट्स टाइप सी, जिससे क्या होगा, हमें इनकम का सोर्स भी होगा। लेटर ऑन इट स्ट्रक द मेयर दैट ही शुड ऑल्सो गिव अ पब्लिक एंटरटेनमेंट, कुछ हम पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट भी करें। In order to make it attractive and on large scale, he decided to do it at his own expense. उसने सोचा कि अपना इमेज जो है और ज़्यादा दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए और लार्ज स्केल पर करने के लिए मैं खुद का खर्च भी करूँगा। The rain and the breakdown. However, the irony of the events was that it began to rain very heavily that day. क्या हुआ? किस्मत का खेल देखो, उस दिन बहुत बारिश हुई। The mayor show had to be given up, और ये शो कैंसल हो गया। But Farfree was ingeniously arranged his entertainment almost under a shelter. हेंचार्ड का जो इवेंट था वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन फारफ्री ने अपना खुद का एंटरटेनमेंट अरेंज जो है किया था शेल्टर में, वो जरूर सक्सेसफुल रहा, एंड सो हिज शो वाज अ सक्सेस। द स्कॉट कैप्चर्ड द हार्ट ऑफ ऑल बाय हिज स्प्लेंडेड डांसिंग एंड सॉन्ग, उसने सभी के दिलों को जीत लिया अपने डांसिंग और सॉन्ग से। एलिजाबेथ जेन, दो शी डिडंट नो मच ऑफ डांसिंग, हैड वन सिंपल डांस विद हिम, हालांकि एलिजाबेथ को ज़्यादा डांस नहीं आता था, पर थोड़ा बहुत डांस उसने भी किया। तो यहाँ क्या हुआ, हेंचार्ड को तो लॉस हो गया क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी, और जो फारफ्री है उसने एक छोटा सा शेल्टर ही लगाया था। वैसे तो नेशनल इवेंट के तौर पर उसने अपनी तरफ से करना था, ये तो हेंचार्ड ने अपने प्रॉफिट के लिए इसे एक ह्यूज फॉर्म दे दिया था। लॉस उसका हुआ, लेकिन फारफ्री का जो शेल्टर था वो तो वहाँ का शो सक्सेसफुल रहा। Henchard noticed the contrast between Mayor fiasco and manager's success was too glaring, and Henchard could hear the comment of others. Where would his business be if it were not for the young fellow? अब जैसे मेयर का लॉस हुआ और मैनेजर की सक्सेस हुई, तो लोगों में बातें बनने लगी और ये हेंचार्ड के कानों तक भी पहुंची। क्या कमेंट पास हो रहे थे कि मेयर का बिजनेस कहाँ रहना था अगर ये यंग फेलो उसके पास ना आता, उसका मैनेजर ना बनता। दे प्लेनली सेड, स्टंग बाय दीज रिमार्क, हेंचार्ड सेड दैट Farfree's contract as a manager was drawing to a close, and Farfree was determined to take him at his word, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म होने वाला था और फारफ्री भी डिटरमाइन था अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो अंदर से उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। चैप्टर 16 कंप्लीटेड। नाउ चैप्टर नंबर 17, Farfree prepared to depart. Farfree is planning to leave Casaubridge because his term as a pawn manager is going to end soon. पहले ही बात की गई थी, वो तो अमेरिका जाने वाला था, हेंचार्ड ने रिक्वेस्ट करके उसे रोका था। तो अब वो प्लानिंग कर रहा है क्योंकि टर्म के अकॉर्डिंग उसका टाइमिंग जो है ओवर हो चुका है, एज ए मैनेजर बाउंड कवर हो चुका है। सो अब वो प्लानिंग कर रहा है क्रैसर ब्रिज को छोड़ने की और जल्दी ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाला है। मोर ओवर हेंचार्ड एटीट्यूड टुवर्ड हिम इज नो लॉन्गर फ्रेंडली नाउ एज ही इज गोइंग होम।
He meets Elizabeth and is almost on the point of showing his love and says to her, I would ask you something in a short time. Yes, I would ask you tonight, but that is not for me. एलिजाबेथ से मिलने जाता है और लगभग अपना लव शो करने ही वाला होता है। उससे कहता है मैं तुमसे कुछ पूछूंगा जल्दी ही, आज रात को ही, लेकिन दैट इज नॉट फॉर मी। एलिजाबेथ डिसइल्यूजनमेंट। Elizabeth wishes that he should not go away but stay there in Castle Bridge. अब वो तो यही एक्सपेक्ट कर रही है कि फार फ्री यहाँ से नहीं जाएगा, कासर ब्रिज में ही रहेगा, बट सून शी लर्न्स दैट ही परचेज somebody business and started as a corn and hay merchant on his own account. पता चलता है मैनेजर की पोस्ट तो छोड़ ली है लेकिन नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है कॉर्न और हे मर्चेंट का ही, अपने खुद का। Elizabeth wondered whether Farfree was really in love, for this step of his to set up as a rival would not further his love soon. डाउटफुल है कि फारफ्री उससे लव करता भी है या नहीं, क्योंकि उसने ऐसा स्टेप उठाया था कि उसके फादर का ही राइवल बनने वाला था वो, तो अब उनका लव पता नहीं आगे बढ़ेगा या नहीं। Now Henchard warning. On receiving the news about Farfree, Henchard feels more offended with Farfree than ever before. पहले से ही उससे अनॉयड फील कर रहा था, अब जब उसने ये सुना कि ये मेरा राइवल बनने जा रहा है, हेंचार्ड और ज्यादा जो है ऑफेंडेड फील करने लगा फारफ्री के लिए। He feels challenged by Farfree and thus decide to teach him a lesson. ऐसा लगा उसे कि फारफ्री मुझे चैलेंज कर रहा है तो मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। एंड हिज फर्स्ट एंड मेजर रिजॉल्व इज नॉट टू अलाउ द बिजनेस ऑफ फारफ्री टू फ्लोरिश। तो पहले पहले तो उसने एक ही चीज डिसाइड की, क्या, कि फारफ्री के बिजनेस को फ्लोरिश नहीं होने दूंगा। अ कर्ब ऑन एलिजाबेथ एंड फारफ्री रिलेशनशिप। ऑब्वियस सी बात थी, हेंचार्ड की ये जेलसनेस जो थी एलिजाबेथ और फारफ्री के रिलेशन में एक स्टॉप लाने वाली थी। Secondly, Henchard, far from taking the step of encouraging him as a lover of his daughter, fortnight wrote to him to stop all his attention to Elizabeth. एलिजाबेथ, क्योंकि उसे पता था कि एज अ लवर जो है वो उसकी बेटी की ओर अप्रोच कर रहा है, तो उसने उसे लेटर लिखा फारफ्री को कि मेरी बेटी के लिए अपने अटेंशन वहीं पर रोक दो। Thus the growing love was stifled. तो इस तरह से जो पैदा हो रहा था अभी प्यार उनके बीच में, वो वहीं पर कर्ब कर दिया गया, दबा दिया गया। Farfree was absolutely fair in his dealing. He seemed to be lucky in whatever he touched. पता नहीं उसका लक बहुत काम करता था, जिस काम में इन्वॉल्व होता था वही काम प्रॉफिटेबल होता था। It was almost like a rivalry between northern insight and southern doggedness. It was no surprise if not in long term run the clever Scotsman prospered and Henchard become a bankrupt. तो सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि उसे नॉलेज भी थी और अब उसके पास अपना खुद का बिजनेस था। थोड़े ही टाइम में स्कॉटिश पर्सन मीन्स फारफ्री जो था प्रोस्पेरस पर्सन बन गया और हेंचार्ड जो था एक बैंकरप्ट बन गया। यहाँ पर आपका चैप्टर 17 कंप्लीट है और होप कि आप लोगों को यहाँ तक के चैप्टर क्लियर होंगे।